हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो टॉप कॉमर्स एमसीक्यूज। इससे पहले एक कल सीरीज भी इसकी आज की है जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो आज भी हम कल की तरह आपके साथ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है कल वाली वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ऐसे ही अभी कुछ दिनों तक 15 कॉमर्स के बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी। तो आप इनको सॉल्व करते रहिए। बाकी हम यूजीसी नेट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं, तो कुछ दिन में वो सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड हम करा दिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट द डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये पूछ रहा है आपसे, एक बार पेन ले लेने दीजिए कि किस तरीके के बैंक अकाउंट में अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। वो आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट आजकल बैंक नई स्कीम देने लग गए हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। बाय जनरल इंश्योरेंस में आपके फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस, ये सब आपके जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस आपका जनरल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिल ऑफ लेडिंग इज इश्यूड बाई। तो जब भी कोई भी एक्सपोर्टर अपना सामान एक्सपोर्ट करता है उस केस में बिल ऑफ लेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा हो तो उसमें होता है बिल ऑफ लेडिंग इश्यू। अब ये इश्यू कौन करता है? ये जो भी शिपिंग कंपनी आप जिसके थ्रू अपना माल भेज रहे हो, वो जो एक्सपोर्टर है उसको बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। उसमें वो बताएगी कि आपका ये माल है, मतलब इतनी क्वांटिटी है, इतना उसका प्राइस वगैरह है और इतने कार्टून वगैरह, मतलब पूरी डिटेल्स उसमें होती है कि ये जो आपका गुड्स है वो हमने अपने शिप में लोड कर लिया है। तो ये शिपिंग कंपनी द्वारा एक्सपोर्टर को इश्यू किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि जो आपका IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आपकी ब्रिटेन रोड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन निकली थी, एक आपका IMF और एक IBRD। तो IBRD 1944 में, जिसको हम वर्ल्ड बैंक जानते हैं, एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन उसने ऑपरेशंस अपने जून 1946 में स्टार्ट किए थे। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जून 1946। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाई कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो आपको पता है कि ये आपका प्रीडेटरी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिशन एक्ट से रेगुलेट होता है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी होता है और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस ही यहाँ पर एक ऐसा आंसर बन जाएगा जो कि रेगुलेट नहीं होता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। काफी बेसिक क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, तो इसलिए यही आपके प्राइमरी रिस्क बियरर्स भी होते हैं। आपको पता है कि इक्विटी शेयर को वो प्रेफरेंस नहीं मिलती है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है। जैसे कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनको अपना पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलने वाला है, और जब भी अगर प्रॉफिट भी होते हैं तो सबसे पहले डिविडेंड का पेमेंट आपका प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। लेकिन इक्विटी को कहाँ प्रेफरेंस मिलती है कि वो कंपनी की जो मीटिंग्स हैं वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वहाँ वोट दे सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी के जो रिस्क बियरर्स होते हैं, प्राइमरी रिस्क बियरर, दो आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड्स बेनिफिटेड टैक्स। तो जो डिवेंचर्स होता है, डिवेंचर्स पे आपको पता है कि इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट आप कहाँ करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में चार्ज कर देते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में। उससे क्या है, आपका प्रॉफिट अमाउंट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट अमाउंट कम होने से आपका टैक्स बेनिफिट भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाई। ट्रेड क्रेडिट जो सप्लायर है वो अपने बायर को प्रोवाइड कराता है। ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कराने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर सप्लायर को कैश की पेमेंट की नीड नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहता है, तो वो उनसे बोल देगा कि आप एक समय मतलब जितना भी टाइम पीरियड देना चाहे, जितना दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा सप्लायर और बायर के, वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं, और ट्रेड क्रेडिट सप्लायर बायर को प्रोवाइड करा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर। यूटीआई के बारे में पूछा गया है।
1964 में यूटीआई ऑपरेशनल हो गया था। बाकी आप इसका देखोगे कि तो इसमें 1963 और 1964 दोनों ही इस, लेकिन 1963 में स्टेब्लिश हुआ था ये, 1964 में ऑपरेशनल हो गया है, तो इसलिए 1963 ऑप्शन होता तो आपके माइंड में डाउट हो सकता था, लेकिन अभी 1964 है तो यही राइट आंसर हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड, तो जो जिस साल पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसी समय आपका ईपीए भी आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द राइट आंसर। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम मेंबर्स आपके 10 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मेंबर की लिमिट आपको पता होना चाहिए। देयर आर 10 मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक डेफिनेशन लिखी है, ये पूछ रहा है किसकी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी बोले जाते हैं, उन्होंने ही ये डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे आप देखोगे कि लोग उस काम को करें और इस तरीके से करें कि वो सबसे अच्छा भी हो और सबसे सस्ता भी हो। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया था। टाइम स्टडी, ये जो कि साइंटिफिक स्टडी से रिलेट करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। टेलर ने डिफरेंट तरीके की स्टडी की थी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, तो ये सब उसी के पार्ट है। तो ये आपका कैरिड आउट की गई थी टेलर के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट गिवन मोटिवेशन थ्योरी? तो मैस्लो की ने भी दी है, आपका मैस्लो को तो आपको पता है, उन्होंने एक आपका पिरामिड दिया था जिसमें बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स से आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स तक जाता है। हर्जबर्ग ने भी आपकी टू फैक्टर थ्योरी दी है और मैकग्रेगर ने भी आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी दी है। फेवल है जो कि जनरल ऑफ फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, उन्होंने मोटिवेशन थ्योरी नहीं दी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने, वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैनेजमेंट इज एन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ऐसे कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो उसमें मोस्टली वो दोनों ही होती है, उसमें दोनों के आपके फीचर्स पाए जाते हैं, आर्ट के भी और साइंस के। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी बोथ आर्ट एंड साइंस होती है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस बेसिक थे लेकिन कुछ आपको नई जानकारी जरूर मिली हो। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताया करें। धन्यवाद।